प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, चित्रकला विभाग। कला के मूलभूत तत्वों के इन ई व्याख्यान श्रृंखला में प्रत्येक नए ई व्याख्यान में मैं आपको नए विषय वस्तु के साथ में कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ और पाठ्यक्रम से जुड़े हुए इन विषयों के साथ में मैं जितने ग्राफिक मेरे से इन ई लेक्चर्स में अच्छे तरीके से बना पाता हूँ, तो आप इन ई व्याख्यानों को बड़ी गंभीरता से देखें, सुने, समझे, PDF नोट्स को साथ में टाइप करा लेवें, तो आपको प्रिंट करा लेवें, तो आपको ये ई व्याख्यान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और मेरे प्रत्येक ई व्याख्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सूचीबद्ध हैं, तो आप इनको लगातार देखते रहें। आप भी देखें और जिन विद्यार्थी जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो उनके पास अगर मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो उनके साथ में भी आप इन ई व्याख्यानों को शेयर करें, ताकि वो भी इन ई व्याख्यानों बनाने का जो मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरे ई व्याख्यान PDF नोट्स उनको प्राप्त हों। तो पहले के ई व्याख्यान में जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला, इसके बारे में मैंने ई व्याख्यान दिया था। आज के ई व्याख्यान में मैं मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। मॉडर्न आर्ट क्या होती है, आधुनिक कला के बारे में बात करेंगे अपन कि आधुनिक कला क्या होती है। तो आधुनिक कला जो है वो उसके उद्भव का जो कहानी है, जो बात है, जो ये जो कला का मूवमेंट है, ये कला का मूवमेंट बंगाल स्कूल से शुरू होता है और इसके प्रणेता जो कलाकार थे, जो कला समीक्षक थे, कला विद्वान थे, उनके द्वारा हुआ, जिसमें प्रोफेसर EV हेवल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि माने जाते हैं। और अवनी बाबू जो थे वो केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि चिंतक और शिक्षक भी थे। इनके नेतृत्व में बंगाल के कुछ युवा कलाकारों ने एक समूह बनाया, जिसमें SN गांगुली, दलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे, असित कुमार हलदार आदि युवा चित्रकार थे। आधुनिक कला के मूल में औद्योगिक क्रांति और संचार के विकसित साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरे भारत में इस क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसके जनजीवन पर, भारत की साहित्य पर, संस्कृति पर, कला पर, सभी क्षेत्रों में इन सूचना की क्रांति, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा और कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। और भारत में आधुनिक कला परिदृश्य को समझने के लिए हमें यूरोप में जो कलात्मक परिवर्तन हुए हैं उसको समझना थोड़ा आवश्यक है। और 18वीं सदी से पहले यूरोप में सर्वत्र यथार्थवादी चित्रण हो रहा था, किंतु औद्योगिक क्रांति एवं कैमरे के आविष्कार ने इस परंपरा को तोड़ नई कला पद्धतियों की ओर कलाकार अग्रसर हुए। इसके फलस्वरूप कला में कई परिवर्तन आने लगे। कलाकार अपने स्टूडियो से बाहर चित्रण करने लगे। भारत में 18वीं शताब्दी तक परंपरावादी कलाओं का प्रचलन था, जो राजस्थानी, पहाड़ी आदि लघु चित्र शैलियों के रूप में चल रहा था। किंतु यूरोप के इन नए कला आंदोलनों का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में आधुनिकता लाने वाले चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में ऑयल कलर पेंटिंग्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में करना आरंभ किया। साथ ही एक छापाखाना खोला, जिससे कि वो धार्मिक चित्र अधिक बनाते थे और उनको प्रिंटिंग प्रेस पे छापने के लिए भेज देते थे।
और प्रिंटिंग प्रेस में वो छपने के बाद में वो अधिक संख्या में अधिक लोगों तक भारत के कोने कोने में उस समय जाते थे। तो इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई स्थानों पर कला महाविद्यालय खोले, जैसे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता में, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास में, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। इन कला महाविद्यालयों में अंग्रेजों ने यूरोपियन पद्धति से कला शिक्षा देना प्रारंभ किया, जैसे व्यक्ति चित्रण, वस्तु चित्रण, दृश्य चित्रण आदि पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया। इन कला महाविद्यालयों की शिक्षा से विद्यार्थियों में यूरोपियन कला के प्रभाव आने लगे, किंतु यह शिक्षा पद्धति अधिक समय तक नहीं चली और भारत में इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया। भारतीय कलाकारों को इस बात का एहसास हो गया कि पाश्चात्य कला केवल नकल करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसमें भारतीय कला के प्राचीन कला परंपराओं का ह्रास होता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में पुनर्जागरण कला की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त इसके साथ में भारतीय कला मूल्यों की पुनर्स्थापना की दृष्टि से आधुनिक भारतीय कला में बंगाल के पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर को कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्राचार्य नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारतीय कला इतिहास व प्राचीन भारतीय कला मूल्यों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। सन 1905 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई। इस समूह के कलाकारों ने यूरोपियन, चीनी, जापानी व भारतीय चित्र शैलियों में एक नई वॉश टेक्निक का निर्माण किया, जिसकी चित्रण आत्मा जो थी वो पूर्णतः भारतीय थी। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार थे, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में इस चित्रण पद्धति का प्रचार प्रसार किया। इसी समय अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय आदि कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्रण परंपरा में नवीन प्राण फूंक दिए और भारतीय कला को एक स्वतंत्र चित्रण पद्धति की ओर उन्मुख किया। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जिन जिन कलाकारों का नाम लिया है, अवनी बाबू, शेरगिल, अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस, ये सारे कलाकारों का यहाँ पे मैं संक्षिप्त वर्णन ही बता रहा हूँ आपको। अगली क्लास जो सेकेंड ईयर है आपके, वो उस क्लास पे इन कलाकारों की जीवन पद्धति, इन कलाकारों का चित्रण के प्रति क्या रवैया रहा है, कैसे इन्होंने चित्रण किया है, किन विषयों को इन्होंने चुना है अपने चित्रण के लिए, इन सब के लिए इन सब बातों पर डिटेल स्टडी अगली क्लास में होगी आपके लिए। खाली इंट्रोडक्टरी जिसको बोलते हैं, परिचयात्मक संक्षिप्त परिचय जिसको बोलेंगे, उतना ही मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जो कि आपके सिलेबस में जितना है उतना ही बताने का प्रयास किया है मैंने। और आधुनिक कला में बंगाल शैली के विपरीत मुंबई के जो कलाकार थे, उन्होंने फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल परिवर्तन था। एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, बाकरे, लक्ष्मण पाई आदि इस समूह के कलाकार थे। इन प्रगतिशील कलाकारों को भारतीय कला जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए कई कलात्मक प्रयास किए और अपनी चित्रकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन जो है, जो मैसेज देना चाहते थे समाज को, बंगाल स्कूल के कलाकारों को, तो उन्होंने इस दिशा में कार्य करके वॉश टेक्निक को थोड़ा सा नकारा करते हुए देश विदेश के कई कला दीर्घाओं में, कई आर्ट गैलरीज में अपनी
चित्रकृतियों को प्रदर्शित किया और भावी चित्रकारों को, भावी आने वाले चित्रकार जो भावी चित्रकार थे उनके लिए एक स्वतंत्र चित्रण की तरफ अपना ध्यान को आकर्षित किया। कुछ नई पद्धतियाँ, कुछ नई तकनीक को देने का प्रयास किया। और इसी समय बड़ौदा कला महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो बहुत प्रसिद्ध कला महाविद्यालय है कलात्मक दृष्टिकोण से भी, जिसने आधुनिक भारतीय कला को विदेशी प्रभावों से मुक्त करा, कला को भारतीयता से आबद्ध कराया। यहाँ के पढ़े हुए कलाकारों में गुलाम मोहम्मद शेख, के.जी. सुब्रमण्यम, भूपेन खग्गर, जयराम पटेल आदि ने विश्व की कला पटल पर भारतीय कला मूल्यों को एक नई पहचान दिलाई, एक नया दृष्टिकोण दिलाया, एक नया आयाम स्थापित किया। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ललित कला अकादमियाँ जो हैं, ललित कला अकादमियाँ जो हैं, उन्होंने इन आधुनिक कलाकारों के उस समय इनका स्थापित होना आधुनिक भारतीय कला के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य, बहुत अमूल्य, बहुत सराहनीय कदम रहा, जिसने देश के कलाकारों को एक नया मंच दिया, नई सोच दी, जिनके माध्यम से वो अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित कर सकते थे जनसामान्य के लिए या भावी आने वाली पीढ़ी के लिए। और राष्ट्रीय कला केंद्र अकादमियों के साथ में राष्ट्रीय कला केंद्रों की भी स्थापना हुई, जो भी उस समय के कलात्मक परिवेश को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उचित कदम रहा। जैसे आज भी हम देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, ये भी उन्हीं समय में स्थापित हुए। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, कलात्मक केंद्र, दक्षिणी केंद्र, मध्य सांस्कृतिक केंद्र, तो ये राजस्थान में हमारे उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक के केंद्र है, जहाँ पे विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। तो उससे कलाओं का प्रोत्साहन होता है और इन सभी के अथक प्रयासों से हमें आधुनिक कला के कलाकारों के चित्रों की झलक हमें देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन व्याख्यानों के माध्यम से जुड़े रहें और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे बात करें, कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो मुझसे बताएं। तो मेरी वैसी कोशिश है कि आपको एक ही लेक्चर में समझ में आ जाए। नहीं आता है तो आप दोबारा देखें, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे निसंदेह संपर्क करें। तो मैं आपकी जो हिचक है, झिझक है, उसको मैं अच्छे तरीके से शंका है, कोई समस्या है तो समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जैसे कि कोरोना काल में 30 दिसंबर तक आपके लॉकडाउन का 31 दिसंबर तक सरकारी कॉलेज या सभी शिक्षण संस्थाएं बंद है, तो इस दौरान आप इन ई लेक्चर के माध्यम से और मेरे PDF नोट्स के माध्यम से अध्ययन करें। और साथ ही प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों विशेष ध्यान लगाएं कि मुझे आपको चित्रकला की सबमिशन फाइल को जनवरी में जमा कराना है, लगभग जनवरी में ही जमा कराना है, जिसके अंतर्गत आपको 100 से 150 स्केचेस आपको जमा कराने हैं। और आपके पेंसिल शेडिंग के 2 हाफ इंपीरियल, एक पूरी शीट होती है उसको फाड़ के हाफ इंपीरियल ड्राइंग शीट पे 2 से 3 पेंसिल शेडिंग से कप, प्लेट और ये चीज़ें बना के बतानी है। और कलर में 5 कलर में आपको वस्तु चित्रण जिसको बोलते हैं, कप, प्लेट, कम से कम 3 वस्तुएं आपके वस्तु चित्रण में होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको इनको साल के अंत में जो आपका सेशन एंड होता है जनवरी लास्ट में आपको जमा कराना पड़ेगा। तो आप निरंतर हर दिन 2-3 स्केच, 2-4 स्केच आप बनाते रहें तो आपको सबमिशन के मार्क्स अलग होते हैं। अगर सबमिशन में अगर आप फेल होते हैं तो आपका
आप उस विषय में ही फेल माने जाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सबमिशन आपका, थर्ड पेपर, उस पर विशेष ध्यान लगाएं और आप सबमिशन समय पे जमा कराएं। उसके भी मार्क्स अलग से हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो आप इन्हीं लेक्चर्स को और पीडीएफ नोट्स को पढ़ते रहें, सबमिशन में 2-4 स्केचेस हर दिन बनाते रहे, तो निस्संदेह आप अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।